Namaste everyone. This is Ritu Rathore and you're all watching Ritu Rathore Show. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अरावली हिल्स के मुद्दे के ऊपर। अरावली हिल्स जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, कहा जाता है ये 200 करोड़ साल पुरानी है। लगभग 700 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली से शुरू होती है, हरियाणा राजस्थान क्रॉस करती हुई ये गुजरात पहुंचती है। दोस्तों ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली हिल्स हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, ये नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है। ऐसा भी कहा जाता है कि अरावलीज जो हैं वो उत्तर भारत के ग्रीन लंग्स हैं, क्योंकि ये ना रूखे सूखे पहाड़ नहीं हैं। ये फॉरेस्ट कवर देते हैं दिल्ली को, दिल्ली एनसीआर को, राजस्थान को, गुजरात को, हरियाणा को। आप सोचिए, दिल्ली के लोग जो ऑलरेडी पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, हाई एक्यूआई से जूझ रहे हैं, अगर ये फॉरेस्ट कवर्स ना हो तो दिल्ली वालों का क्या हाल हो। उसके अलावा ये जो स्टेट्स हैं, एंड स्पेशली अगेन दिल्ली एनसीआर एरिया, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। और ये जो अरावली हिल्स के स्लोप्स हैं ना, ये इस ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के सेंटर्स हैं। इसके बिना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और पानी के लिए सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम मचा देंगे। मॉनसून्स को रेगुलेट करता है। अगर अरावली हिल्स को कुछ भी डैमेज होती है तो मॉनसून्स एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगी, दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अरावलीज ना हो तो दिल्ली थार डेजर्ट की जो डस्ट है उससे कवर हो जाए। ये महत्व है अरावलीज की इन चार स्टेट्स के लिए, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के लिए। लेकिन सैडली अभी जो अरावलीज है वो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिर चुका है। ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपनी एक जजमेंट दी, जिसमें एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये जजमेंट नहीं है, ये एक तरह से डेथ वारंट लिख दिया गया है अरावलीज के लिए। तो हम अगले 30 से 40 मिनट में इस इशू पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सच क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो मैं कंटेंट आपके सामने लेकर आती हूँ, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी प्रोपेगेंडा एंड फॉल्सहुड। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूँ विच इज़ रिच इन फैक्ट्स एंड डेटा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सपोर्ट दिस एफर्ट ऑफ माइन। ये जो आज का इशू है, इस पर भी मैं दोनों पक्ष रखने वाली हूँ कि जो सेव अरावली एक्टिविस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सरकार का क्या डिफेंस है। और ऐसे इंसाइट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी जिससे आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। और हाँ, हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा अधिकार है। तो शुरू करते हैं एक क्विक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स के साथ, ताकि पहले ये समझा जा सके कि ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये इतना आउटरेज, जो इतना जन आक्रोश हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। देखिए, ये जो अरावली का इशू है, अरावली की पहाड़ियों का इशू है, ये माइनिंग से रिलेटेड है, ये रियल इस्टेट से रिलेटेड है। क्योंकि ये जो दो माफियाज है ना, माइनिंग माफिया और रियल इस्टेट माफिया, ये अरावली हिल्स के पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए हैं। और ये अभी से नहीं, एक्चुअली 90s से ये जो है वो पूरी कोशिश में है कि अरावलीज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। और अरावलीज को क्यों एक्सप्लॉइट किया जा सके वो मैं आपको बताती हूँ। आप ये चित्र देखें सामने, अरावली रेंजेस जो हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, 200 करोड़ साल पुरानी है, तो बहुत जो रेयर मिनरल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, चाहे वो शीशा हो, सिल्वर हो, तांबा हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो। और तो और अभी एक 2018 में सर्वे हुआ था जहां पर गवर्नमेंट को ये फाइंड आउट हुआ कि इट इज वेरी रिच इन यूरेनियम एंड थोरियम, विच आर रेयरेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव मिनरल्स। और तभी सरकार ने ये पॉसिबिलिटी जताई थी कि हमको अरावलीज में माइनिंग करनी है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा जो लड़ाई है ये माइनिंग की लड़ाई है। और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट माफिया जो कि अरावलीज में कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, फार्म हाउसेस काट काट के बेचना चाहता है। तो इट इज ऑल अबाउट मनी इन द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस कड़ी का, इस पूरे इशू का एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसलिए मैंने आपको बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 से 20 तक, आई थिंक 2010 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में सारी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया था। लेकिन ये माइनिंग माफिया और रियल एस्टेट माफिया लगातार अपनी कोशिश जारी करता रहा कि हमको किसी तरह से माइनिंग मिल जाए। और इलीगल माइनिंग तो बहुत टाइम से चली रही थी।
हालाँकि हरियाणा और राजस्थान में तो कंटिन्यूअसली माइनिंग चल ही रही है, यहाँ पर तो लीगल माइनिंग भी होती है और इल्लीगल माइनिंग भी होती है। लेकिन समहाउ दिल्ली एनसीआर की पहाड़ियाँ बची हुई थी इस माइनिंग से और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से। फिर क्या हुआ, अब रिसेंटली क्या हुआ, एक तो पिछले साल मई 2024 के अंदर ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बोला कि अरावली को डिफाइन करो कि क्या है अरावली, जिसका ताकि वहाँ पे माइनिंग को हम देखें कि माइनिंग लॉ हो सकती है या नहीं हो सकती है। उन्होंने बोला कि स्टैंडर्डाइज करो लॉज को, ताकि हम से 4 स्टेट से होती हुई गुजरती है तो चारों स्टेट्स के लिए एक लॉ बना सके। फिर ये केस अक्टूबर में दोबारा से 2000 अभी अक्टूबर 2025 में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में लगता है। यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर कोर्ट को कहती है कि ये हमारी न्यू साइंटिफिक डेफिनेशन है विच क्वालिफाइज एज अरावली हिल, जो कि बेस्ड है हाइट और प्रॉक्सिमिटी के ऊपर। और 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट इस न्यू डेफिनेशन को जो सरकार द्वारा दी गई थी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और ये जो बेंच था इट वाज लेड बाय नाउ रिटायर्ड सीजीआई बी आर गवई। अपने रिटायर होने से 3 दिन पहले उन्होंने ये जजमेंट दे दी, गवर्नमेंट की ये न्यू डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने इसकी न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट करी और अपनी जजमेंट दे दी। लेकिन अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मीडिया की जो हेडलाइंस थी वो क्या ये जो लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट डे मीडिया की हेडलाइंस थी वो क्या कहने लगी कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन अरावलीज। ऐसा मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया, which led to this huge outrage by Save Aravali activists, by concerned citizens and the villagers who live in these Aravali ranges, and rightly so। एक तो ये बहुत पुराने हिल्स हैं, ऑलरेडी इरोड हो रहे हैं, और अगर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन यहाँ होती है तो सोचिए अरावलीज तो फिनिश ही हो जाएंगे। लेकिन ये पूरा आउटरीच जब शुरू हुआ 20 नवंबर के बाद तो इट वाज सेंटर्ड अराउंड सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसा ही रिपोर्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है। तो 2 हफ्ते तक ये चलता रहा। फिर ये सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत से ऐसे पोस्ट पढ़ रही थी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को की बहुत निंदा की जा रही थी कि उन्होंने डेथ वारंट साइन कर दिया है अरावलीज को और ये उनको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन फिर जब और इसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करी गई तो पाया गया कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो जो सरकार ने डेफिनेशन दी है, जो सरकार ने सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को, उसी को एक्सेप्ट किया है। तो जैसे ये बात उजागर हुई तो इसमें ऑपोजिशन पार्टीज भी कूद गई और फिर वो जो तोप का मुंह था वो मोदी सरकार की तरफ भी घूमा और उनसे भी जवाबदेही मांगी जाए कि आपने ये कैसा जो है वो प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया जिसकी वजह से अब अरावलीज खत्म हो जाएंगी। तो जब ये हीट व्हेन दिस हीट वाज फेल्ड बाय मोदी गवर्नमेंट, तब आई थिंक 20 दिसंबर को भूपेंद्र यादव जी जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है मोदी सरकार में, उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट दी और बोला कि अरे ये तो पूरा मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अरावलीज को कोई खतरा हो सकता है। अब जानने वाली बात ये है कि क्या था उस न्यू डेफिनेशन के अंदर। आइए अब उसको देखते हैं कि वो न्यू डेफिनेशन क्या थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और जिसकी वजह से ये इंटरप्रिटेशन हुई कि अब अरावलीज के अंदर जो है वो माइनिंग हो सकती है। So what is the new definition introduced, proposed by Government of India and accepted by Supreme Court? It says, under the new framework, a hill, कौन सा हिल अरावली माना जाएगा? Landform rising at least 100 meters above surrounding terrain और local relief। मतलब एक ऐसा पहाड़ या पहाड़ी जो 100 मीटर की होगी और उसको नापेंगे कैसे? उसको नापेंगे जो वहाँ का लोकल टेरेन है जहाँ पे वो है उसके लोएस्ट पॉइंट से। तो जब हम उस एरिया के लोएस्ट पॉइंट से 100 मीटर की जो भी पहाड़ियाँ होंगी वो अरावली की डेफिनेशन में काउंट होंगी। दूसरी बात इन्होंने ये बोली, डेफिनेशन जो रखी वो ये थी कि अब ये तो हिल हो गया, अब अरावली की रेंज किसको मानेंगे? तो सरकार ने बोला कि अरावली की रेंज हम इसको मानेंगे कि 200 मीटर की पहाड़ियाँ और उनके बीच का 500 मीटर का सराउंडिंग एरिया, चाहे वो 100 मीटर का हो या ना हो, जो भी स्लोप्स हैं, घाटियां हैं, रिज है, इन दो पहाड़ों के बीच का, उसको भी हम अरावली की डेफिनेशन में अप्रूव करते हैं। तो ये तो फैक्टर्स सामने लिख कर आए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 मीटर का हिल है
और वो एरिया जो दो ये दो 100 मीटर के एरिया, 500 मीटर का वो एरिया जो दो पहाड़ियों के बीच में आता है, ये दोनों को अरावली होने की वजह से कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाती है। बिल्कुल बात ठीक है, समझ में आती है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि बाकी का एरिया का क्या होगा जो कि इन दो पैरामीटर्स को के बीच में फिट नहीं होता। व्हाट अबाउट दैट एरिया? तो जो सेब अरावली एक्सपर्ट्स थे वो सामने कूदे और उन्होंने बोला कि अरे भैया, 1,60,000 पहाड़ियां हैं 700 किलोमीटर अरावलीज में। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो सिर्फ कुछ हजार पहाड़ियां ही क्वालिफाई होंगी, तो बाकी पहाड़ियों का क्या होगा? और उन्होंने बोला कि लगभग 90% अरावलीज को जो है आप वल्नरेबल कर रहे हो माइनिंग माफिया से, क्योंकि वो आपकी डेफिनेशन को में क्वालिफाई नहीं होती हैं। तो जब ये इंटरप्रिटेशन निकल कर आती है तो डेफिनेटली एक समझ में आता है कि अब अरावलीज पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप क्या इस डेफिनेशन को मानेंगे जहाँ पे सरकार एक डेफिनेशन दे रही है कि ये दो चीजें क्वालिफाई करती हैं अरावलीज को? तो आप भी यही बोलेंगे ना कि इंटरप्रिटेशन यही निकल कर आ रही है कि बाकी के जो एरियाज हैं वो अब वल्नरेबल हो गए हैं? और अगर ये सच है तो क्या होगा अरावलीज का? आइए कुछ चित्र आपके सामने मैं रखती हूँ। ये 2025 में अरावली ऐसा दिखता है, 2030 में ये कम्प्लीटली बैरन हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, राजस्थान की बहुत सी पहाड़ियाँ ऑलरेडी ऐसी हो चुकी हैं। फिर आप देखिए, आप आइए यहाँ पर कि किस तरह से सोलर पैनल की एक पूरा फैक्ट्री खड़ा करने के लिए पूरे जंगल के जंगल साफ कर दिए इन्होंने अरावली से। और अगर इसमें फर्दर माइनिंग होती है, चाहे थोड़े एरिया में बहुत एरिया में, तो सारे पहाड़ जो हैं ये खत्म हो जाएंगे और फिर नॉर्थ इंडिया भी उसके साथ कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इस बात पे चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इलीगल माइनिंग तो ऑलरेडी चली रही है, उसके भी कुछ चित्र आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से सैंड माइनिंग माफिया जो है वो ऑलरेडी ऑपरेटिव है इस एरिया के अंदर। और इससे ना एक बात और जो क्यों विलेजर्स भड़के, ऑफ कोर्स सिटीजंस एंड ऑल, बिकॉज हमारी इन्वायरमेंट खराब होती है, हमारा पानी खराब होता है अगर अरावलीज को कुछ होता है, लेकिन विलेजर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी खेती बाड़ी है, उनके पहाड़ हैं, उनके लिए भी वाटर का सोर्स है। तो वो उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि हम उन इलीगल माइनर्स को चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइनिंग को लीगलाइज करते हो, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हो, फिर तो वो हमको उल्टा डराएंगे कि हमारे पास तो लाइसेंस है माइनिंग करने का। बिल्कुल, उनका जो डर है वो जायज़ है। और सरकार इस पे जब तक ओपनली अपना स्टैंड नहीं रखेगी तब तक ये डर बना रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा क्यों? उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, ये अरावली माउंटेन्स जो हैं ये बहुत पुराने हैं और बहुत रिच हैं इन मिनरल्स। ध्यान रखिएगा, इनकी जो पूरी ऑब्जेक्टिव है, ध्यान है, वो कहाँ है कि ये रिच है मिनरल्स में। जैसे मैंने पहले बताया, कॉपर, जिंक, ग्रेनाइट सब यहाँ पे पाया जाता है, यूरेनियम भी यहाँ पे पाया जाता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर रेडियो एक्टिव मिनरल है। तो और ये जो अरावली रेंजेस हैं ये 4 स्टेट से होके निकलती हैं और चारों स्टेट्स ने अपने अपने लॉज बना रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमें ना बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर ये डिफाइन करने में कि कौन सी स्टेट की बात मानी जाए। तो सरकार ने भी यही बोला, बिल्कुल ठीक बात, हम सरकार और सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल सहमत हैं कि आपको जो है ये बिल्कुल कॉमन लॉ बनाना चाहिए, इसको स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए। अब प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आपकी खुद की न्यू डेफिनेशन बड़ी एम्बिगुअस है। उससे ये नहीं पता चल रहा कि कौन से एरिया सेफ हैं और कौन से एरिया सेफ नहीं हैं, क्योंकि आपने तो सीधा बोल दिया कि वही अरावली माना जाएगा जो 100 मीटर का हिल होगा और वो 500 मीटर का एरिया जो ऐसे दो हिल्स के बीच में आता है, सिर्फ वही सेफ है। तो बाकी का क्या? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आपके मन में भी ये सवाल आएगा, सबके मन के अंदर ये सवाल आएगा। तो जब ये प्रेशर पूछा गया तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं सरकार, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो एकदम से जो है, मैंने आपसे जैसे कहा था, भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है वो आए और उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, ये तो सब ऑपोजिशन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है आउटरीच, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 0.19% ऑफ रावली हिल्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे माइनिंग के लिए। तो दो बात यहाँ पे साफ हमें नजर में आ रही है कि सरकार
माइनिंग को लीगलाइज कर रही है, ये बिल्कुल सत्य है और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि यस हम माइनिंग को लीगलाइज कर रहे हैं। तो जो वो मीडिया हेडलाइंस आई थी शुरू में जजमेंट के बाद, वो गलत नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। अब ये 0.19% को भी अगर हम माने तो आपको पता है ये 0.19% कितना होता है? ये लगभग 277 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पड़ता है, जो कि बहुत मैसिव है। अगर आप इस एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो तो भी तो अरावली रेंजेस की जो कंटिन्यूटी आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब इनके जो बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल्स हैं, वहां से भी मैं कुछ उन्होंने जो ट्वीट्स किए वो मैं आपको फटाफट से पढ़ के सुनाती हूँ। बीजेपी फॉर इंडिया लिखता है, फैक्ट्स आर बिगर देन फियर मॉन्गरिंग। तो जो अब बीजेपी एक नैरेटिव चलाना चाह रही है कि ऑपोजिशन जो है वो फियर मॉन्गरिंग कर रही है इन सब चीजों के ऊपर। देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अरावलीज आर बीइंग प्रोटेक्टेड नॉट प्लैंडर्ड। While the opposition claims landforms below 100 meter are open for mining or that the range is being weakened, the reality is clear. Only 0.19% of the region is open for mining, with major bans across NCR. अब आप ये बोल रहे हैं लेकिन आपके पेपर पे तो ऐसा नहीं लिखा। आपका पेपर में जो डेफिनेशन है अरावलीज की वो तो बहुत क्लियर लिखी है। अब आप जो ये ट्वीट कर रहे हैं तो कहीं से भी इस लीगली बाइंड नहीं करते इस पूरे इशू को। तो हम कैसे मान लें आपकी इस बात को? आप कैसे बोल रहे हैं कि सिर्फ 0.19% एरिया जो है वो माइनिंग के लिए रहेगा? दूसरी बात, आपको माइनिंग करनी क्यों है यहाँ पर? ऑलरेडी अरावली हिल्स लीड कर रहे हैं। आपको तो बल्कि ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए पूरे 10 साल के लिए कि नो माइनिंग इन अरावलीज, अगर आप रियली अरावलीज को बचाना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं, आपकी इंटेंशन वो है ही नहीं। आप तो समहाउ माइनिंग को लीगलाइज करना चाहते हैं और आपने कर भी दिया अपनी न्यू डेफिनेशन देकर। तो मैं चाहूंगी मेरे ऑडियंस इस बात को नोट करें। अब कंटेंशन इशू ये है कि 0.19% है, या जैसे कि एक्टिविस्ट डर रहे हैं कि 99% जो है वो अरावलीज एंडेंजर्ड है। कंटेंशन यहाँ पर है, ये है कंट्रोवर्सी का इशू। तो बीजेपी कैसा हमें फील हो रहा है कि ये बातों में उलझा रही है, घुमा रही है, एक नैरेटिव बना रही है। अरे नहीं, वो तो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है, झूठ फैलाया जा रहा है। अब वो झूठ है या नहीं, हम आगे इसको एनालाइज करेंगे। फिर बीजेपी कहती है कि अरे हमने तो जो है साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी करी है रिचर्ड मर्फी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और एससी ने कोई रैंडम नंबर नहीं पिक किया है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी ऊपर बोल रहे थे 0.19% सिर्फ माइनिंग होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 90% ऑफ द 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर अरावली लैंडस्केप इज नाउ प्रोटेक्टेड। मतलब 10% इज नॉट प्रोटेक्टेड। डू यू अंडरस्टैंड? 10% कितना बड़ा एरिया होता है अरावलीज के लिए, अरावली जैसे पुराने हिल्स के लिए। और अगर ये 10% पे माइनिंग होती है तो अरावलीज का क्या होगा? क्या आप जो ये सीरियसनेस है इस इशू की, आप उसको गॉज कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता सरकार उसको गॉज कर रही है। खुद ही दो तरीके की बात करती है। एक तरफ कहते हैं 0.19% में सिर्फ माइनिंग होगी, दूसरी तरफ कहते हैं 90% प्रोटेक्टेड है। तो इसका इन्फ्रेंस क्या है? इसका इन्फ्रेंस तो यही है ना कि 10% प्रोटेक्टेड नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से जो है वो खेला, वर्ड्स का खेला जो है वो खेला जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ इसी ट्वीट में कहते हैं ओनली 2% इज अवेलेबल। पहले 0.19%, फिर 90%, अब 2% is available for mining. What is your agenda here? What are you trying to do with Aravali Hills? We the people of India want to know this. आप सिर्फ टैग लगाकर के ये ऑपोजिशन करवा रही है, मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है, ये सब बोलकर आप सच को दबा नहीं सकते। आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कहते हैं कि 500 मीटर की शील्ड है। अरे कैसे शील्ड है? आप बताइए तो सही, आप क्यों नहीं बता रहे? अब आप देखेंगे कि जैसे दिल्ली की जो रिच फॉरेस्ट हैं वो तो प्लेन है। हरियाणा में गुड़गांव फरीदाबाद की जो अरावली रेंजेस हैं वो तो कहीं किसी एंगल से 50 मीटर पे भी नहीं पहुंचेंगी वो पहाड़ियां, किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर। फिर आप उसको क्या बोलोगे? आप सिर्फ वहां पे सिंपली क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, दिल्ली
और एनसीआर तो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, वहां पर जो है हम कोई माइनिंग नहीं होने देंगे। हो सकता है 5 प्रेशर में बोल रहे हो, लेकिन जो आपकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो ये वल्नरेबल है। कल को हो सकता है माइनिंग माफिया फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए और बोले कि अरे नहीं, गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको ओपन करिए। फिर तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो लूप होल्स छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। और जब हम प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का कोई उत्तर हमें नहीं दिया जाता। फिर अगेन सेम चीज, अफवाहों का अंत, अरावली का संरक्षण, भ्रामक दावों पर ना जाएं। सच यह है कि अरावली की ना सीमा बदली है और ना ही पहाड़ों से छेड़छाड़ हुई है। कड़े नियम के साथ अब अवैध खनन के लिए कोई जगह नहीं। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? राजस्थान में आप कब से रूल कर रहे हैं? पहले 5 साल आपका रूल रहा, फिर अशोक गहलोत का आया, लास्ट 2-3 साल से तो आप ही का रूल है वहां पर। कितने आपने इलीगल माइनिंग माफिया को पकड़ के वहां बंद कराए? आपके पास कोई डेटा है शेयर करने के लिए? आपके पास नहीं है, मैं आपको एक डेटा देती हूँ इसके ऊपर। तो प्रिंट ने एक डेटा दिया था कि राजस्थान में ओवर 27,000 इलीगल माइनिंग रिलेटेड केसेस इन अरावली सिंस 2020, but FIRs for only 11%. There have been 27,693 reported cases of illegal mining, transportation and stocking in the Aravallis in Rajasthan since 2020. However, just 3,199 FIRs. तो ये तो हाल है। और आप फिर कहते हैं हम क्रैकडाउन करेंगे। कुछ is there even a connection between your new definition and how will you crack down on mining mafia? एक और आपको एग्जांपल देती हूं मैं, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने। ऐसे बर्बाद हो रही है अरावली। एक गांव, 300 क्रशर, 150 जगह खनन। और कहा जा रहा है ये जो गांव में क्रशर्स लगे हुए हैं ये ऑथराइज्ड हैं, लीगल है। पूरा का पूरा गांव अरावलीज जो है वो बिल्कुल बैरन हो गई हैं वहां पर। चाहती मैं आपको ये पढ़ के सुनाती न्यूज़, लेकिन इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। क्या गारंटी है कि अभी जो आप लीगलाइज कर रहे हैं माइनिंग को, वो इसी तरह का डैमेज नहीं करेगा अरावलीज को? प्रश्न है आपसे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी फॉर इंडिया अपने इस ट्वीट में क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस कड़ी में। बीजेपी कहती है, कांग्रेस को एक्यूज करती है हिपोक्रेसी, दैट कांग्रेस हिपोक्रेसी एक्सपोज, दे आर क्राइंग अबाउट द 100-meter क्राइटेरिया टुडे। Fact is कि Rajasthan government under Congress has followed the same 100-meter criteria since January 9, 2006. आगे लिखते हैं बीजेपी फॉर इंडिया, why was it fine then but destruction now? The double standards are glaring. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स बहुत इवल हैं, ग्लेरिंग हैं। उन्होंने ये लॉ बनाया था 2006 के अंदर। उन्होंने भी राजस्थान में जो अरावली हिल्स पड़ते हैं उनको 100 मीटर की डेफिनेशन में कैद कर दिया था। और उसके बाद जो अरावलीज का वहां हाल हुआ है उसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। लेकिन एक पूरा सच जो आप नहीं बता रहे हैं वो ये है कि तब आप ऑपोजिशन में थे और आपने कांग्रेस के इस डिसीजन का भरपूर ऑपोजिशन किया था। तो ग्लेरिंग हिपोक्रेसी तो ये भी है कि जिस चीज को आपने तब अपोज किया था, आज आपने उसको एक लीगल फ्रेमवर्क में सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, चारों स्टेट्स के लिए बांध दिया। So how what was wrong for you then has become right for you now? We want to know. आप क्यों चुप हैं इसके ऊपर? What about your glaring hypocrisy? अब आप जब आपके ऊपर ये प्रेशर पड़ा के बताइए, तो आप बोलने लगे कि अभी तो ये सिर्फ जो हमने सुप्रीम कोर्ट में नई डेफिनेशन दी है, अभी के लिए हम कोई भी न्यू माइनिंग लीजेस नहीं ग्रांट करेंगे जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात यहाँ पे तय होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फाइनली जो है वो माइनिंग और माइनिंग लाइसेंसेस देने वाले हैं फ्यूचर में, which in itself is a very worrying pattern. It's a very worrying news for Aravali's, for the people of these 4 states. तो आप कैसे कह रहे हैं अफवाहें हैं, झूठ है? आप कहते हैं authorities stress the focus on cracking down on illegal mining, not enabling it. तो अभी तक आपने कितने इलीगल माफिया के ऊपर क्रैक डाउन कर दिया? कुछ डेटा तो दीजिए उस पे। आपकी डबल इंजन सरकार है, गुजरात में आपकी डबल इंजन सरकार है, राजस्थान में आपकी डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में आपकी डबल इंजन सरकार है, हरियाणा में। तो कितने इलीगल माफिया को आपने जो है वो रोक दिया है? इस गवर्नमेंट
fooling the nation on Save Aravali. What they are claiming publicly and what is actually written in official papers is not matching. और ये जो सबसे बड़ा झोल है ना, ये जो न्यू डेफिनेशन है which has been imposed on this billion-year-old Aravali range, वो डेफिनेशन जो ओवरराइड करती है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स को, ये डेफिनेशन जो ओवरराइड करती है पुरानी डेफिनेशन को, दिस डजंट सीम लाइक एनी प्रोटेक्शन टू अरावलीज. आप तो सिर्फ माइनिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हो. क्या ये सच है? हम आपसे जानना चाहते हैं. आप, ऐसा लग रहा है कुछ लीगल लूप होल्स जो है वो छोड़ के जा रहे हो, गैप्स, ताकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन माफिया और माइनिंग माफिया उसको एक्सप्लॉइट कर सके अपने गेन्स के लिए. आगे एनालिसिस करते हैं इन कुछ सवालों की, और इन सवालों पे जाने के लिए अब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ अक्टूबर 13 से लेके 20 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर. जो हुआ उससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक्यूज कर रही है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, क्या वो सच में ऐसा है? क्या वो कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठ बोल रही है, कुछ झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है? आइए जानते हैं. हालांकि आई एम नॉट गिविंग एनी क्लीन चिट टू कांग्रेस हियर बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वली इवल. वो एक्चुअली में उन्होंने राजस्थान की अरावलीज को बर्बाद करके रख दिया, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी वो ऑपोजिशन में है, सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं. और फैक्ट क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नाम लेकर पीछे छुप कर अपने आप को डिफेंड कर रही है, या कुछ, या वो सच बोल रही है? आइए वो जानते हैं अभी हम क्विकली. तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया था कि क्या हुआ इन एक महीने के अंदर, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक. उसको हम देखते हैं. तो 13 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, जैसे मैंने कहा, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है अपना फॉर्मल प्रपोजल दिया न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली का, जो हम बात कर चुके हैं, 100 मीटर वाला और 500 मीटर वाला. फिर 14 अक्टूबर को जैसे ही ये प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में गया, लिसन वेरी केयरफुली, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जिसको सीईसी बोलते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही 2002 में अपॉइंट किया था स्टडी करने के लिए, उसने ये जो न्यू डेफिनेशन आई उस पर तुरंत अपना पर्सपेक्टिव दिया और कोर्ट को बोला, एक चिट्ठी में, फॉर्मल चिट्ठी में अपोज करते हुए इस 100 मीटर डेफिनेशन को. सीईसी क्लियरली स्टेटेड द डेफिनेशन फ्रेम्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया शुड बी अडॉप्टेड इंस्टेड. नाउ हियर कम्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. इसको आप बाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये जो नई डेफिनेशन सरकार ने दी, ये किसको ओवरराइड करा? एक पुरानी डेफिनेशन को. और वो पुरानी डेफिनेशन किसने दी थी? वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने दी थी. वो पुरानी डेफिनेशन क्या थी वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन आपको सीईसी का बताती हूँ कि सीईसी ने जो है वो वार्न किया दैट अंडर द 100 मीटर नॉर्म लोअर हिल्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज वुड लूज प्रोटेक्शन. बड़े क्लियरली ये कमेटी लिख रही है कि जो सरकार की नई डेफिनेशन के हिसाब से जो 100 मीटर से नीचे वाले लोअर हिल्स हैं, स्लोप्स हैं, एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वो अरावली का जो प्रोटेक्शन है उससे बाहर हो जाएंगे. तो क्या अब सरकार इसको भी बोलेगी कि ये झूठ बोल रहे हैं? ये तो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है. इसको भी आप इसी एलिगेशन से दबा देंगे इनकी आवाज को. इसका अर्थ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही मॉनिटरिंग बॉडी का जो है वो कंसर्न जो है और जो उनकी रिकमेंडेशन थी उसको नहीं माना, और उसको ओवररूल करते हुए उन्होंने सरकार का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया. तो अब मैं आती हूँ एफएसआई के ऊपर. जैसे कि मैंने पहले कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने ओल्ड डेफिनेशन दी थी अरावलीज की, और इसकी डेफिनेशन को सरकार ने ओवररूल किया नई डेफिनेशन के साथ. अब ये पुरानी डेफिनेशन क्या थी, आइए इसको समझते हैं. और एफएसआई ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि फिर अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक बॉडी है,
उसने क्या पैरामीटर्स यूज किए थे अपनी इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, वो समझते हैं। तो 2010 में एफएसआई ने सबमिट किया था अपना बहुत डिटेल साइंटिफिक असेसमेंट ऑन अरावली रेंज। और उन्होंने क्या यूज़ किया था उसके लिए, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी यूज़ की थी अरावलीज की इंस्पेक्शन करने के लिए। उन्होंने इन डेप्थ टेरन एंड स्लोप एनालिसिस किया था। उन्होंने इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी को स्टडी किया था, मतलब कि जो रिज, जैसे मैंने बोला कि ये कंटिन्यूअस रेंज है, दिल्ली से शुरू होती है गुजरात तक जाती है बिना कहीं टूटे रुके। तो उन्होंने उसकी इस कंटिन्यूटी को भी स्टडी करा था। उन्होंने जो अरावलीज की हाइड्रोलॉजी एंड ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ, स्ट्रीम्स यहाँ से निकलती हैं, स्लोप्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज सेंटर्स हैं, तो उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी करके अपनी की फाइंडिंग्स देते हुए डेफिनेशन दी। एनी लैंड विद द स्लोप ऑफ 3 डिग्रीज और मोर शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द अरावली इकोसिस्टम। और ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि अरावलीज एक एंशियंट एंड हाईली इरोडेड हैं। वो टॉल नहीं है हिमालयस के जैसे। उनका जो इकोलॉजिकल रोल है वो आता है उसके स्लोप से, उसके ड्रेनेज सिस्टम से, उसकी वेजिटेशन से और उसकी कंटिन्यूटी से। वो उसकी हाइट से नहीं आता है। सो इवन लो जेंटल स्लोप्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं अरावली की एग्जिस्टेंस के लिए। वो क्रिटिकल हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, डस्ट कंट्रोल के लिए। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो साइंटिफिक मैपिंग कर रखी थी। उसने अरावली को मिनिमम एलिवेशन के ऊपर डिफाइन कर रखा था। इवन लोअर हिल्स क्वालिफाइड एज अरावली, और उनको भी अरावली की प्रोटेक्शन मिलती है। ऑफ कोर्स देन व्हाट हैपेंस, फुट हिल्स एक्सक्लूड नहीं होते हैं प्रोटेक्शन से। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए जो अभी न्यू डेफिनेशन है उससे, क्योंकि ये एफएसआई की फाइंडिंग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे डिबेट की। पहले क्या था और अब क्या हुआ। एफएसआई की जो अप्रोच थी ना वो इकोलॉजी सेंट्रिक थी, वो हाइट सेंट्रिक नहीं थी। देखिए ये कुछ चित्र, ये देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि एक पूरे कंटिन्यूअस चेन है, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से गुजरात तक जाती है। ऑफ कोर्स इसका मैक्सिमम एरिया राजस्थान में ही पड़ता है, बट सब्सटैंशियल पार्ट इज आल्सो इन हरियाणा एंड दिल्ली आल्सो, इन सम पार्ट्स इन गुजरात। अब जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ टेरेन, ये पूरा जो है वो फ्लैट रिज है। यहाँ पर आपको किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक कोई भी ऊंची पहाड़ी नहीं दिखाई देगी। तो एज पर न्यू डेफिनेशन दिस इज ऑल ओपन फॉर माइनिंग नाउ। ये तो बर्बाद हो जाएगा पूरा, ये तो पूरा फॉरेस्ट ही खत्म कर देंगे अगर यहाँ पे माइनिंग होती है तो। फिर इस इमेज को देखिए आप, ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं ये पहाड़ हैं और उसके आसपास जो ये खाली छोटी एरियाज हैं ये बफर जोन्स हैं। इन बफर जोन्स का क्या होगा। जो ये नई रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी है, न्यू डेफिनेशन सबमिट करती है, वो नहीं बताती कि बफर जोन्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे। अभी तक तो इन्फरेंस यही निकलेगा कि ये अनप्रोटेक्टेड जोन्स हैं जो नई डेफिनेशन है उसके हिसाब से। अब आप खुद तय कर लीजिए कि ये 3 डिग्री स्लोप वाली डेफिनेशन बेटर थी या ये जो 100 मीटर हाइट वाली डेफिनेशन है ये बेटर है। तो वापस आते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कोर्ट की जो अपॉइंटेड कमेटी थी सीईसी, उसने भारत सरकार की दी हुई नई डेफिनेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट को रिकमेंड किया कि आप पुराने एफएसआई का जो डेफिनेशन है उसी से स्टिक करिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरे को अपॉइंट किया। तो एमिकस क्यूरे क्या होता है, इट इज अ कोर्ट अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट एंड इट इज कंसिडर्ड एज फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो उन्होंने उनको बोला कि आप भी जरा इस मैटर में अपना फीडबैक हमें दीजिए स्टडी करके। तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे जानकर कि एमिकस क्यूरे ने भी सेम वही चीज बोली जो सीईसी ने बोली थी। उन्होंने कहा कि प्लीज स्टिक टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2010 रिपोर्ट, जो कि सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग करी है उसने अरावलीज की। उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग जुडिशियल प्रीसिडेंट्स हैं ऑन अरावली प्रोटेक्शन। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया मैं आपको बताती हूँ। और ये कोर्ट के जो है वो कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इसको डॉक्यूमेंट किया है। इट सेज रिटेन स्लोप बेस्ड एंड इकोलॉजिकल क्राइटेरिया, जो जो कि एफएसआई का क्राइटेरिया था। अवॉइड रिजिड हाइट ओनली डेफिनेशन, जो कि भारत सरकार की दी हुई नई डेफिनेशन है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था। और अगर हम
जजमेंट देखें तो उसमें लिखा है, होप भूपेंद्र यादव जी और बीजेपी फॉर इंडिया ने इसको पढ़ा हो, तो वो कहते हैं, The learned amicus submitted that if the definition as recommended by the committee is accepted, all the hills below the height of 100 meters would be opened up for mining, and as a result, the Aravali hills and ranges would lose their continuity and integrity. He therefore submitted that if the definition as suggested by the committee is accepted, it would totally endanger the environment and ecology of the mountains. This is written in the judgment. तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है, जो भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी फॉर इंडिया जो है वो कह रही थी कि फैक्ट्स आर बिगर देन फॉल्सहुड। तो अब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ भारत सरकार से, भूपेंद्र यादव जी से और बीजेपी इंडिया से, कि क्या ये जो एमिकस क्यूरे की रिपोर्ट है और फाइंडिंग्स हैं, क्या ये भी भ्रम फैला रही हैं? जो सीईसी ने बोला, क्या वो भी भ्रम है? ऐसा क्यों होता है कि जो भी चीज आपके डिसीजन के अगेंस्ट जाती है, आप उसको भ्रम बोल देते हैं, आप उसको प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, आप उसको एजेंडा बेस्ड ऑपोजिशन बोल देते हैं? व्हाई डू यू टेक कवर ऑफ दिस? बिकॉज यू नो, जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वहां नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये बात बहुत सैड है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 कमेटीज की जो रिकमेंडेशन थी उसको ओवर रूल करते हुए भारत सरकार की डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और जो नैरोअर 100 मीटर रूल है अब वो ऑपरेटिव हो चुका है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहती है कि हमको तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी अक्रॉस ऑल स्टेट्स, हमें सेम लॉ बनाना था चारों स्टेट्स के लिए, और वो ये कहती है कि जो एफएसआई का फाइंडिंग्स थी वो अनसाइंटिफिक हैं। ऐसा कहकर उन्होंने बोला हमारे को जो है वो नए रूल्स बनाने पड़े। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी ये 100 मीटर की जो डेफिनेशन है, ये कौन सी साइंस से आती है? आप भी तो अपना क्राइटेरिया हमें पब्लिश करिए कि आपने कौन सी साइंटिफिक मेथडोलॉजी अपनाई, ये 100 मीटर क्राइटेरिया का जो डेफिनेशन है अरावलीज को डिफाइन करने का, वो कौन सा साइंस आपने यूज़ किया उसके अंदर? मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट से कि आपकी जो डिमांड्स हैं, जो आपका रीज़न है, वो बिल्कुल ठीक है कि आप चाहते थे कि सेम लॉ बने, सेम टेम्पलेट हो, फ्रेमवर्क अच्छे से बन जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि हाउ 100 मीटर हिल रूल इज बेटर देन द 3 डिग्री स्लोप। आप जो एफएसआई की रिपोर्ट, साइंटिफिक स्टडी वाली जो रिपोर्ट और फाइंडिंग्स थी, आप उस पे भी तो लॉ बना सकते थे, आपने उसको क्यों चेंज किया? हाउ डज दैट अफेक्ट योर लॉ? या आपका भी एजेंडा कुछ और था? ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप लोग भी लूप होल्स छोड़ना चाहते थे ताकि जो माइनिंग माफिया है वो इसमें अपनी पकड़ अच्छे से बना सके, जो उनकी बहुत सालों से कॉन्क्वेस्ट चल रही थी एक अनहिंज्ड माइनिंग करने की अरावलीज को, वो उनकी पूरी हो। क्या वजह रही आपकी? आप कोई जवाब इस पे नहीं देते हैं, आप सब बात इधर से उधर घुमा रहे हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को एक एम्पिरिकल एविडेंस दूंगी कि ये जो हाइट बेस्ड डेफिनेशन है ये किस तरह से जो है प्रॉब्लमैटिक है और करप्शन प्रोन है। तो देखिए क्या है, अब जो 3 डिग्री स्लोप वाला जो एफएसआई का पुराना डेफिनेशन था वो बड़ा क्लियर था। उसमें जो भी अरावली की, चाहे वो ऑलमोस्ट फ्लैट रिज ही क्यों ना, वो भी अरावली है, कोई कंटेंशन ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन अब 100 मीटर वाली से क्या होगा कि हर बार आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओगे, जहाँ बाबूस बैठे हैं, क्लर्क्स बैठे हैं, आप बोलोगे कि अब मेरे को ना ये पहाड़ी चाहिए, माइनर बोलेगा मुझे पहाड़ी चाहिए, अब जरा चेक करना है ये 100 मीटर की है या कम की है, अगर कम की है तो मुझे दे दो। अब ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर आती है। अब जब ह्यूमन इंटरवेंशन आती है देन डेफिनेटली इट बिकम्स मोर प्रोन टू करप्शन। अब ये सोचिए, अज्यूम करिए कि वो बाबू जो है वो है तो 100 मीटर की पहाड़ी, उसमें लिख देता है 80 मीटर की, और माइनर बोलता है हाँ यार मेरे को दे दे, एंड वो अपनी माइनिंग वहाँ शुरू कर देता है। एंड ये सिर्फ अजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअली में राजस्थान में हुआ है। लेट मी रीड आउट दिस रिपोर्ट टू यू क्विकली। तो ये रिपोर्ट कहती है अरावली पर्वतमाला पर 10,500 खाने अलॉट हुई,
इनमें करीब 900 खाने 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अलॉट कर दी गई। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि जैसे कि बताया गया था कि कांग्रेस सरकार ने 2006 में जो है वो अरावली हिल्स की जो डेफिनेशन थी वो 100 मीटर हाइट पे ली थी, और उसका नतीजा क्या हुआ? एक तो 10,500 खाने, सोचिए, लीगल खाने माइनर्स रावलीज पे माइन कर रहे हैं। उनमें से ऑलमोस्ट 1000 माइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी को माइन कर दिया। कैसे? खान विभाग के इंजीनियरों ने कागजों में अरावली की ऊंचाई 100 मीटर से कम दिखाने का भी खेल किया। इस तरह के मामले अलवर, रामगढ़ में सर्वाधिक हुए। 80 खदानें ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर वाले पहाड़ों के ऊपर दी गई हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसा तो फ्यूचर में भी होगा, क्योंकि अब तो जो ये 100 मीटर वाली गेम है वो तो पूरी 700 किलोमीटर अरावली रेंज के ऊपर लागू हो गई। तो आप इस तरह की सेम करप्शन को, क्योंकि ये तो एम्पिरिकल एविडेंस है, आपके सामने है, रिपोर्टेड है, आप कैसे रोकेंगे? लेकिन जो 3 डिग्री स्लोप वाली डेफिनेशन थी वो वहां पर माइनर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। तो क्या इसलिए उसको हटाया गया? क्या इसलिए उसको ओवररूल किया गया? आई होप आप लोगों को अभी तक ये पूरा गेम जो है वो क्या हुआ है, कैसे है, न्यू डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, किसी भी अंधे को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो एफएसआई की पुरानी डेफिनेशन थी वो बेटर थी। एक चीज लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब ये चीज क्वेश्चंस हम सरकार से एक्स के ऊपर पूछ रहे थे, बार बार उन्हें टैग करके, कोई उत्तर हमें नहीं मिला, लेकिन दबाव हमने बना के रखा इसके ऊपर। तो परसों रात को 7:12 पे सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें कहा कि सेंटर विल प्रोटेक्ट इंटायर अरावलीज, नो माइनिंग लीजेस, प्रोटेक्टेड जोन टू बी एक्सपैंडेड। तो पूरा गोदी मीडिया और पूरा जो बीजेपी का वो सोशल मीडिया इकोसिस्टम है उसने क्लैप करना शुरू कर दिया, और ये हेडलाइंस आई इन अ बिग यू टर्न। गवर्नमेंट ने जो है अपना यू टर्न ले लिया अपने डिसीजन के ऊपर। जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर से एक वर्ड प्ले के थ्रू आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैसे? सरकार कहती है इन मेजर स्टेप टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटायर अरावली रेंज स्ट्रेचिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात फ्रॉम इलीगल माइनिंग, the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change has issued directions to the states for a complete ban on the grant of any new mining leases in the Aravallis. वेरी गुड, बहुत अच्छा किया कि आपने जो न्यू माइनिंग लीजेस देनी थी वो आपने उस पर अभी के लिए बैन लगा दिया। अभी के लिए, फ्यूचर में वो बैन हट सकता है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि इसका नई माइनिंग लीजेस का और इलीगल माइनिंग का क्या लेना देना है आपस में। इलीगल माइनिंग, आप नए माइनिंग के लाइसेंसेस को रोक के कैसे रोकेंगे? इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए तो आप जो है आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, आपको पुलिस को सैनिटाइज करना चाहिए, आपको विलेजर्स को एम्पावर करना चाहिए, ताकि जब विलेजर्स जो हैं वो रिपोर्ट करें कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस क्विक एक्शन ले। आप ये सब बातें बोलते तो हम मानते कि हाँ यू सीरियस अबाउट सेविंग द अरावलीज, बट नए माइनिंग लाइसेंस ना देकर आप इलीगल माइनर्स को कैसे रोक रहे हैं? प्लीज आप ही इसका उत्तर दे दीजिए हमारे को। फिर आप कहते हैं फर्दर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज आल्सो डायरेक्टेड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च and education to identify additional areas, zones in the entire Aravallis where mining should be prohibited, over and above the areas already prohibited for mining by the center. Please understand, here the government is now actually accepting that as per their new definition, there are many areas which are prone to mining, and now it has told the forest मिनिस्ट्री कि आप आइडेंटिफाई करिए वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हमको माइनिंग जहाँ पे प्रोहिबिट करनी चाहिए। अभी भी ये पूरा ठीक से नहीं गेम कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये सीरियस हैं दे शुड बैन माइनिंग कंप्लीटली, वेदर इलीगल, वेदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। बट नो, दैट इज नॉट देयर एजेंडा। दे वांट द माइनिंग टू हैपन बिकॉज उसमें पैसा है। तो मैं अपने ऑडियंस को एक चीज बड़े क्लियरली बताना चाहती हूँ, द बिगेस्ट झोल इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, झोल जो है वो 100 मीटर जो नई डेफिनेशन है उसमें है। जब तक ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन रहेगी तब तक अरावलीज खतरे से बाहर नहीं आ पाएंगी। इसलिए अपने आप को अलर्ट रखिए, सरकार पे दबाव बना के रखिए, क्योंकि ये अरावलीज तभी सेफ होंगी जब पुरानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की डेफिनेशन को सरकार वापस एक्सेप्ट करेगी। और अगर वो नहीं होता है तो ये बात तय है कि अरावलीज सेफ
नहीं है और जो ये सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, आप सब लोगों को ऐसा लग रहा है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। So in the end, I am going to raise some questions to the government. These are the unanswered loopholes and very important part of this whole debate. My question number one, why not protect all geological Aravalli formations regardless of height? Why rely only on height, ignoring ecological functions? Why not go back to the Forest Survey of India's definition of 3-degree slope, which give full coverage and security to all form of Aravalli forms, whether slopes, ranges, hills, everything. And if you say that 99% is protected, why is the public data not transparently released? आप उसको रिलीज करिए, हमें देखने दीजिए, हम खुद स्टडी कर लेंगे उस चीज को. Why does illegal mining continue despite existing bans? आप क्यों नहीं अभी तक उस पर रोक लगा पाए? जो अब what future safeguards exist against future dilution of protection if you implement the new definition? इन कुछ सवालों के साथ I rest today's topic of discussion. Hope you liked it. Please do comment below this video in the end. Thank you for watching. Please do subscribe to this channel and don't forget to ring the bell. Thank you so much. Good night. Jai Shri Ram.